जैसे मान लीजिए कि चैप्टर की बात करें तो पहला टर्म बना है ब्रीदिंग एंड दूसरा टर्म बना है रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है हम बोल सकते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। हमने एक डायग्राम बनाया, ए हो गया एक कॉमन, ए हो गया पैलेट जो कि ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। जो हमारा लंग्स है वो थोरैसिक चेम्बर में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जो है रिब्स एराइज होती हैं जो कि बाईफेसेटेड होती है। लेकिन अगर हम फोर्सफुली सांस को बाहर निकालें, अभी तक हम जो बोल रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन हमने एक्सचेंज किया था वो टिश्यू का हमें पहुंचाना है, लेकिन इन्होंने तो हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर ली है। अब ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है तो इस सेल को मिलेगा कैसे? यानी वो हर कंडीशन जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ता दिखाई देगा सेल के अंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी कहानी इसी में है, कहीं बुक में नहीं लिखा। तो दीज आर द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है इस पार्ट से। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हाल चाल? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया जो रहा है एकदम फिक्स रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक वन शॉट में बहुत ही क्विक तरीके से इसे रिवाइज कर लें, ताकि आप नीट एग्जामिनेशन में जो भी डिफिकल्टी फेस करते हैं इस टॉपिक से या इस लेसन से, वो डिफिकल्टी आपकी खत्म हो जाए। तो ट्राई करिए कि साथ साथ इसे रिवाइज करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि चैप्टर की बात करें तो पहला टर्म बना है ब्रीदिंग एंड दूसरा टर्म बना है रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग बोलते हैं और रिस्पिरेशन, दोनों में पहले कॉमन डिफरेंस समझ लेते हैं कि अगर हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं और हम रिस्पिरेशन बोल रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रीदिंग का सीधा सा मतलब है सांस लेना। क्या मतलब है? सांस लेना। अगर हम सांस ले रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग एक स्टेज है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो कि रिस्पिरेशन के अंडर में आता है, क्योंकि रिस्पिरेशन हम जब डिवाइड करते हैं तो रिस्पिरेशन को एक्सटर्नल और एज वेल एज इंटरनल रिस्पिरेशन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग इज अ शॉर्टर टर्म इन कंपैरिजन टू रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एब्जॉर्ब फूड मटेरियल से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और उसका एक पार्ट है, छोटा सा सेगमेंट है ब्रीदिंग। तो इस ब्रीदिंग के दौरान हम एयर लेते हैं, और एयर जब लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है एयर के थ्रू, और उन्हीं का रोल हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में बेसिकली, अगर हम जानने की कोशिश करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग है क्या, तो अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बात करें तो अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं थ्रू द इन्वायरमेंट। तो अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बेसिक पेज पे बेसिक तरीके से स्टार्ट किया गया है, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो कई ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पे रिस्पिरेशन जो है या ब्रीदिंग जो है हम बोल सकते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लाइक अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे यहाँ लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेज हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, और फ्लैट वर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से ही जो एयर होता है वो लेते हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में देखें तो दूसरा ऑर्गन हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू या मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन की बात करें या रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स की बात करें, रिस्पिरेशन थ्रू स्किन की बात करें, तो अर्थवर्म हो गया हमारे यहाँ, लीच हो गया और एम्फीबियंस। ये तीनों मेंबर जो होते हैं, तीनों कैटेगरी के जो मेंबर होते हैं, वो स्किन के थ्रू या क्यूटेनियस रिस्पिरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकियल ट्यूब होता क्या है पहले समझ लीजिए। तो अगर हम आर्थ्रोपोड को ही एग्जांपल लें तो आर्थ्रोपोड की बॉडी जो होती है वो सिगमेंटेड होती है, सिगमेंटेड बॉडी होती है, और जो सिगमेंट्स होते हैं ईच सिगमेंट में लेटरल सरफेस पे ऐसे ऐसे ऑस्टिया ओपन होता है, ऐसे ऐसे ऑस्टिया ओपन होता है, और ऐसा एक हर सिगमेंट से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एराइज होता है, और अल्टीमेटली यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्यूज होके एक कॉमन पैसेज बनाता है जिसे हम ट्रेकियल ट्यूब बोल रहे होते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ट्रेकियल ट्यूब बोल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ रिस्पिरेशन जो है ट्रेकियल ट्यूब की मदद से होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू हम रिस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ इंसेक्ट्स हो गए,
सेंटीपीड्स हो गए, मिलीपीड्स हो गए एंड स्पाइडर, दे ऑल बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ऑल बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर हम बात करें हमारे यहाँ रिस्पिरेशन के लिए और कौन से ऑर्गन्स हैं, तो हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। गिल्स या ब्रेकियल रिस्पिरेशन इसे कहते हैं। गिल्स पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो गिल्स को स्ट्रक्चरली देख के समझ लीजिए कि कैसा होता है। आप सभी लोगों ने लगभग मछली देखी होगी, और मछली देखी होगी तो उसकी साइड में देखा होगा एक ओपनिंग, जाल नुमा स्ट्रक्चर एक होता है जो ढका होता है अपर कुलम से। अब कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस में हम अपर कुलम का डिफरेंस देखते हैं कि कहीं नहीं पाया जाता है और कहीं पाया जाता है, बट स्टिल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं इन्वायरमेंट से। तो हमारे यहाँ देखें अगर तो फिशेस हो गए, टैडपोल्स हो गई एंड प्रॉन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे यहाँ ब्रेकियल रिस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। और भी आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है भी डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो हमारे यहाँ लंग्स होता है जिसे हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम रिस्पिरेशन लंग्स के द्वारा करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रिस्पिरेशन। और मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट यानी जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा आपको इसमें, उसमें देखिएगा कि एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर है जिसे लंग्स बोलते हैं, और लंग्स में ही गैसियस एक्सचेंज का कार्य जो है वो कंप्लीट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हम करते हैं, हम बोलते हैं कि वहां पे पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। इज दैट क्लियर? बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, बहुत तेजी से देख रहे हैं इस बात को। अगर हम बात करें हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिस्पिरेशन से, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र करें तो हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो दो जोन में डिवाइड करते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रिस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन को हम बोलते हैं एयर ट्रैक्ट यानी एयर पैसेज, यानी पैसेज बाय विच एयर इंटर्स इनटू आवर लंग्स। ऐसा रास्ता जिससे हमारा एयर जो है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर हम इनहेल कर रहे हैं, वो रास्ता जिसके तहत हमारे लंग्स तक वो एयर पहुंचे और उसका हम गैसियस एक्सचेंज कर सकें, तो पूरे रास्ते को हम एयर ट्रैक्ट कहते हैं। और एक गैसियस एक्सचेंज का कार्यक्रम जो होता है हमारे यहाँ क्या होता है, लंग्स में होता है। और हमने लिखा है कि पेयर्ड लंग्स, यानी हमारे यहाँ दो लंग्स पाए जाते हैं, हमारे यहाँ दो लंग्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें आगे बढ़े अपने यहाँ की ही, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ लंग्स पाए जाते हैं और हमने रिस्पिरेटरी या एयर ट्रैक्ट देखा। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करें कि क्या है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम बनाया ह्यूमन का, तो जैसे शुरू से ही हमें पता है कि हमारे यहाँ जो नेजल कैविटी होती है वो सेपरेटेड होती है ओरल कैविटी से। हमारी नेजल कैविटी है और ये हमारी ओरल कैविटी, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, ऊपर नेजल कैविटी और नीचे ओरल कैविटी। और दोनों के लिए कॉमन जो पैसेज होता है दैट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ एयर ओरल कैविटी एज वेल एज नेजल कैविटी। तो फेरिंग्स के आगे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे यहाँ नेक रीजन में पाई जाती है। एक होता है हमारा फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप। ये हमारा होता है विंड पाइप और दूसरा होता है क्या, फूड पाइप। दूसरा होता है फूड पाइप। ये जो विंड पाइप होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई, और इटसेल्फ ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई जब T5 थोरेसिक 5 वर्टिब्री के पास पहुंचता है तो ये डिवाइड कर जाता है और क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है और इटसेल्फ ये हमारे लंग्स में ऐसे इंटर कर जाता है। चूंकि हमारे यहाँ दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अभी हम इनकी एनाटॉमी भी देखेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो अगर इस पूरे पैसेज को देखें, इस पूरे पैसेज को देखें तो यहां तक हमारे यहाँ गैसियस एक्सचेंज का जो कार्यक्रम होता है, जो फिनोमिना होता है, वो लंग्स के एल्वोलाई वाले पार्ट में होता है। तो यहां से लेके नाक से लेके और एल्वोलाई तक का जो रास्ता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वोलाई, यानी नाक से लेके और एल्वोलाई तक के पहुंचने तक का जो रास्ता है उसे ही हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। इसके और भी फंक्शन हैं, जैसे एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर पहुंचाना, या एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसे होल्ड करना ताकि हमारे लंग्स एल्वोलाई में किसी तरह की गंदगी कलेक्ट ना हो। इट ह्यूमिडिफाई एयर एंड ब्रिंग एयर एट द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है और बॉडी टेम्परेचर पे एयर को लाने का काम करता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो हमारे कंडक्टिंग जोन का भी फंक्शन है,
ये क्या करता है, हमारे जो भी एटमॉस्फेरिक एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, इसको इंश्योर करता है। हमारा जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं ट्राई करता है कि उसको हम बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचा सके, या उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर वाटर का कंसिस्टेंसी यानी ह्यूमिडिफाई भी करता है एयर को। फिर अगर हम बात करें कंडक्टिंग जोन के बाद, तो हमारे पास रिस्पायरेटरी जोन होता है। लेकिन हम ये रास्ता अगर हम देख लें, जिसे हम बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी पैसेज बोलते हैं। रिस्पायरेटरी पैसेज की स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, और कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ही एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं। यही हमारा पहला रास्ता मिलेगा हमको। तो पहला हमारा मिलेगा क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में जाएगा हवा, फिर नेजल पैसेज से नेजल चेंबर में जाएगा या नेजल कैविटी जिसे हम कहते हैं, और नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स में जाएगा। नेजोफेरिंग्स के बाद हमारे यहाँ ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद हमारे यहाँ एयर कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, जो कि बनता है कहाँ पे, T5 लेवल पे, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वोलर डक्ट के थ्रू होते हुए एल्वोलाई में पहुंचता है। तो इतना बड़ा जर्नी हमारा क्या एयर तय करती है। यानी अगर हम यहां से लें तो नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, और इटसेल्फ जो ब्रोंकियोल होता है वो 17 से लेके 22 बार डिवाइड करता है। तो ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे एल्वोलाई में एयर जाती है, और डेफिनेटली हम एयर का एक्सचेंज कहाँ करते हैं, एल्वोलाई में कहते हैं। तो जो एयर हमारे एल्वोलाई तक पहुंचती है उसे ही हम एल्वोलर एयर कहते हैं, और वही एयर हमारे यहाँ गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। दैट्स वाई इतने रास्ते में जो हमारे पास एयर होती है उसी को हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर कहा करते हैं। जब लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हम पढ़ेंगे तो इसका जिक्र करेंगे। और जो एयर हमारे यहाँ एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होती है उसे हम बोलते हैं एल्वोलर एयर। तो ये हमारे यहाँ रिस्पायरेटरी पैसेज है। रिस्पायरेटरी क्या है, पैसेज है। हमारे यहाँ जो रिस्पिरेशन होता है हम बोलते हैं कि लंग्स के थ्रू होता है या पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। तो हम एयर पैसेज की बात कर रहे थे, एयर ट्रैक की बात कर रहे थे। चलिए एक डायग्राम बना के हम समझना चाहें कि एयर पैसेज या एयर डक्ट जो बोल रहे हैं वो है क्या। चलिए एक डायग्राम में अगर हम समझ लें पहले इसे बेहतर तरीके से तो हमारे लिए बेहतर होगा। हमने एक डायग्राम बनाया, जिसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी ट्री बोलते हैं। इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक डायग्राम बनाया, ए हो गया एक कॉमन, ए हो गया पैलेट जो कि ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। फिर हमारे यहाँ ए फेरिंग्स का इलाका हो गया जो कि कॉमन पैसेज होगा दोनों के लिए। ये हमारा हो गया क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एज वेल एज ओरल कैविटी, नेजल एज वेल एज ओरल कैविटी। फिर हमारे पास क्या होता है, ए विंड पाइप होता है। फिर हमारे पास होता है फूड पाइप। जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस। ये क्या है हमारा, ग्लॉटिस हो गया। और हमें पता है कि ग्लॉटिस कवर्ड होता है किससे, एपिग्लॉटिस से। फिर ग्लॉटिस के बाद हमारे पास लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, ट्रेकिया होती है। और ट्रेकिया में हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज पाए जाते हैं जो कि हाफ फॉर्म्ड होते हैं, और डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, वो ऐसे ओपन होते हैं, खुले होते हैं, आधे बने हुए सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। और इनका फंक्शन होता है कि ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ऐसे डॉर्सल सरफेस पे अधूरे होते हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ट्रेकिया बना होता है। लेकिन यही ट्रेकिया जब हमारे यहाँ थोरेसिक वर्टिब्री, 5वें थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे पहुँचती है तो चूंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं तो दोनों लंग में क्या होती है, बाइफर्केट हो जाती है। यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे आने के बाद यही ट्रेकिया हमारे यहाँ, जिसे कि हम ट्रेकिया बोल रहे थे, T5 पे आने के बाद ये बनाती है क्या, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। क्या बनाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई बेसिकली हमारे लंग्स में इंटर करता है। और चूंकि हमारे पास 2 लंग्स पाए जाते हैं, जब 2 लंग्स पाए जाते हैं तो थोड़ा डायग्राम को और क्लियर कर लें। जब 2 लंग्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो छोटा लंग्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। जो लेफ्ट लंग होता है थोड़ा छोटा होता है, जस्ट टू एकोमोडेट द पोजीशन फॉर द हार्ट। और इस छोटे लंग्स में यानी लेफ्ट लंग्स में हमारे यहाँ 2 जो है चेंबर पाए जाते हैं।
दो चेंबर पाए जाते हैं, तो जब प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर जाता है तो रिस्पेक्टिव चेंबर्स में घुसने के लिए सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाती है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई इटसेल्फ फिर से डिवाइड करता है और बनाता है क्या, टर्सरी ब्रोंकाई। क्या बनाता है, टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई तक हमने जिक्र करेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ कार्टिलेजेस पाई जाती हैं ऐसे जो आधी अधूरी बनी होती हैं। फिर हमारे पास बनता है क्या, ब्रोंकियोल्स। क्या बनते हैं, ब्रोंकियोल्स। तो हमारे यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई। अभी डायग्राम को थोड़ा और क्लियर कर लेंगे। फिर हमारे यहाँ स्टार्ट होता है क्या, टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई के बाद हमारे यहाँ क्या बनता है, ब्रोंकियोल बनते हैं। क्या बनते हैं, ब्रोंकियोल बनते हैं। तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा शुरू से आपको बना के ना दिखा के केवल अगर हम ट्रेकिया से दिखाना स्टार्ट करें, हमने बोला हमारे पास ट्रेकिया होती है और ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज पाए जाते हैं जो डॉर्सल सरफेस पे आधे अधूरे बने होते हैं। डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, आधे अधूरे बने होते हैं ऐसे, और इनका काम होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया। फिर हमारा ट्रेकिया जब T5 लेवल पे पहुंचता है तो हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बना कहां पे, T5 लेवल पे, दैट इज T5, थोरेसिक 5 वर्टिब्री पे जाके डिवाइड करता है और रिस्पेक्टिव लंग्स में क्या करता है, इंटर करता है। फिर यही प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाता है, हमारे यहां टर्सरी ब्रोंकाई बनाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, टर्सरी ब्रोंकाई, एंड दैट इज टर्सरी ब्रोंकाई। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा, लेकिन अब क्या बनाएगा, ब्रोंकियोल बनाएगा, यानी प्राइमरी ब्रोंकियोल बनेगा। क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकियोल। और ये ब्रोंकियोल लगभग 17 से लेके 22 बार डिवाइड करेगा ऐसे, 17 से लेके 22 बार डिवाइड करेगा। 17 से लेके 22 बार जब डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली ये बनाएगा क्या, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या बनाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इट इज जस्ट लाइक दैट। और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल ओपन होंगे किसमें, एल्वोलाई में। ये हमारा होता है एल्वोलाई। तो बेसिकली हमारे यहाँ एयर का जो एक्सचेंज होता है, गैसियस का जो एक्सचेंज होता है, वो हमारे यहाँ एल्वोलाई वाले रीजन में होता है। तो नेजल पैसेज से लेके और यहां एल्वोलाई तक के रास्ते को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। और जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसे हम बोलते हैं क्या, रिस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ दो लंग्स पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पल्मोनरी रिस्पिरेशन हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसी की बात हो रही है। जब भी हम बात करते हैं लैरिंग्स की, जो कि हम बात कर रहे थे ऊपर, इसी लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अभी हम इसकी फिजियोलॉजी भी समझेंगे कि आखिर में जब हम बोलते हैं कि लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है तो हमारे यहाँ लैरिंग्स काम कैसे करता है। तो लैरिंग्स का भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम जानेंगे कि लैरिंग्स कैसे बना होता है। फिर हम बात करें अपने यहाँ लंग्स की। अपने यहाँ लंग्स की जब बात करेंगे तो लंग्स सचुएटेड होता है हमारा थोरैसिक चेंबर में। जो हमारा लंग्स है वो थोरैसिक चेंबर में क्या होता है, सचुएटेड होता है और रेस्ट करता है डायाफ्राम के ऊपर। जैसे मान लीजिए हम लंग्स को अगर बना के जताना चाहें आपसे, तो हमारे यहाँ दो लंग्स पाई जाती है, जैसा कि हम बता रहे हैं। एक हो गया हमारा राइट लंग्स और दूसरा हो गया हमारे यहाँ लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है और बस पर्पज ये है कि यहाँ पे हम एकोमोडेट करते हैं हार्ट के लिए जगह, और ये रेस्ट करता है, दोनों लंग्स हमारे रेस्ट करते हैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम इटसेल्फ बना होता है फ्रेनिक मसल से, और रिलैक्स स्टेट में हम पढ़ेंगे कि डायाफ्राम जो होता है डोम शेप का होता है। ठीक है, तो ये लंग्स सचुएटेड होते हैं थोरैसिक चेंबर में एंड रेस्ट करते हैं कहां पे, डायाफ्राम में। राइट लंग्स हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग्स हैव 2 लोब्स। राइट लंग्स हमने बताया कि थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। जब राइट लंग्स की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो 2-3 लोब हम बोल रहे हैं वो हॉरिजेंटल और ऑब्लिक फीसर से डिवाइडेड होते हैं, लेकिन लेफ्ट लंग में केवल हमारे यहाँ हॉरिजेंटल फीसर पाया जाता है। ईच लंग्स इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। हमारे यहाँ लंग्स की कवरिंग भी होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट करके रखें, और इसीलिए तो खुदा ने हमारे यहाँ रिबकेज बनाया है ताकि प्रोटेक्शन दे के रखें। लेकिन हमारे यहाँ लंग्स की कवरिंग देखें तो लंग्स भी के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है।
जो दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, अगर हम बात करें इसे, तो मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, एक लंग्स से एकदम बिल्कुल लगी हुई और एक लंग्स से दूर। तो जो लंग्स से एकदम पास है कवरिंग, उसे हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और दूसरा रिब्स से हमारे अटैच होती है, उसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। और इसी प्लूरल मेम्ब्रेन में हमारे यहाँ फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के फूलने और सिकुड़ने में भी मदद करता है, प्लस शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। कोई फिजिकल शॉक न लगे हमारे लंग्स को, इससे प्रोटेक्ट करके भी हमारे लंग्स को रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ लंग्स जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स है। तो वही बात हम कर रहे हैं, द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, इट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो डेफिनेट सी बात है हमारा लंग्स फूलेगा और सिकुड़ेगा, और इस दौरान जो है कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे उस पे, इसमें हमारा जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे अगर लंग्स के बारे में, लंग्स की चीजों को देख रहे थे तो लंग्स में दो तीन चीजें दिखाई देंगी। हमने बताया कि जो हमारा ट्रेकिया होता है वो ब्रोंकाई में जब डिवाइड होता है तो लंग्स में हमारे इंटर कर जाता है, यानी लंग्स में जब हम देखेंगे तो हमारे यहाँ ब्रोंकाई पाया जाएगा, ब्रोंकियोल्स पाए जाएंगे, और इसी लंग्स में ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई बना रहे होंगे। यू कैन इमेजिन इन द डायग्राम। फिर हम बात करें एल्वोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम रिस्पिरेटरी और गैसियस एक्सचेंज पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे यहाँ लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो हम एल्वोलाई को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, यानी जो भी ओवरऑल फंक्शन हमारे यहाँ रिस्पिरेशन का है उसका बेसिक यूनिट जो बनाता है वो हमारे एल्वोलाई बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे यहाँ होता है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स के एल्वोलाई में होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें तो आप पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई। तो हम टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ रिस्पिरेशन होता कैसे है, तो हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी ब्रीदिंग करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहे होंगे। तो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उन्हीं का गैसियस एक्सचेंज करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज, एक बार हमने एयर लिया, एल्वोलाई में गया, तो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स होता है। पहले तो ये होगा कि ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज करेंगे, फिर क्या होगा, फिर गैस ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी गैस हमने एक्सचेंज किया है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन के टर्म में हमारे यहाँ दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर गैस जो भी ट्रांसपोर्ट हम करके ले जाएंगे, डेफिनेट सी बात है हमारे ट्रांसपोर्ट करने का मतलब यही होगा कि हम रिस्पेक्टिव सेल्स तक इन गैसों को पहुंचा सके। तो हम फिर एक्सचेंज करेंगे एक बार गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, फिर सेलुलर रिस्पिरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो इन्हीं स्टेजेस को हमें पढ़ना है, इन्हीं स्टेजेस को आराम से हमें समझना है। चलिए मान लीजिए हम ब्रीदिंग की बात करें कि ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं, तो थोड़ा हमारे हिसाब से समझने का प्रयास करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रिब केज को बना लें, फॉर एग्जाम्पल हम अपने लंग्स को बना लें, पहले तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समझना बड़ा जरूरी है इसे। मान लीजिए हमने एक लंग्स बनाया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके नीट में एक सवाल पूछा जाता है और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चेक की जाती है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं ब्रीदिंग का। हमने बोला कि लंग्स के चारों तरफ क्या पाया जाता है, प्लूरा पाया जाता है। तो लंग्स से जो लगा हुआ है ऐसे व्हाइट कलर से जो हम दिखा रहे हैं, दैट इज विसरल प्लूरा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, हमारा विसरल प्लूरा है। ये क्या है, हमारा विसरल प्लूरा है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे रिब्स के अटैच लगभग हमारे यहां दूसरा मेम्ब्रेन होता है जिसे बोलते हैं क्या, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। चलो भैया पेराइटल प्लूरा बोल दिया। अब पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा हम बोल रहे हैं, नाम लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये विसरल प्लूरा है, विसरल प्लूरा, और ये वाला जो है वो पेराइटल प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा है। जो इनके बीच का स्पेस है इसे बोलते हैं प्लूरल स्पेस,
प्लूरल स्पेस, और इस प्लूरल स्पेस में भरा होता है क्या, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ऐसे ऐसे लिक्विड भरा होता है जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेने देता है एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। फ्रिक्शनल फोर्स को प्रिवेंट करता है बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, और प्लस शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। इसे हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। इसे हमने इंट्रा प्लूरल फ्लूइड बोल दिया। अब चूंकि समझिएगा कि अगर ये फ्लूइड भरा हुआ है हमारे इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, तो क्या होगा, ये फ्लूइड प्रेशर तो एग्जर्ट करता होगा। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंट्रा प्लूरल लिक्विड या इंट्रा प्लूरल फ्लूइड ऑन द प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज इंट्रा प्लूरल प्रेशर। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी इसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसे हम क्या कहते होंगे, इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते होंगे, इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते होंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू का आपके यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है लगभग 4 mm ऑफ Hg, यानी इस फ्लूइड के वजह से लगभग 4 mm Hg का प्रेशर लगता है। और हमारे बॉडी का अपना फिजियोलॉजी ऐसा है कि हम इस इंट्रा प्लूरल प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हैं। इस इंट्रा प्लूरल प्रेशर को क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। इंट्रा प्लूरल प्रेशर को जब हम मेंटेन करना चाहते हैं तो होता क्या है, सांस हम लेते कैसे हैं, इसके लिए फर्दर एक डायग्राम और देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, रिब केज भी बना लेते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा रिब केज बनता है किससे, तो हमारे वर्टिब्री से हमारी रिब्स एराइज होती हैं और हमारे यहाँ आके स्टर्नम पे अटैच होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब हम थोरैसिक वर्टिब्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 12 थोरैसिक यानी 12 थोरैसिक वर्टिब्री पाई जाती है। हमारे यहाँ 12 थोरैसिक वर्टिब्री पाई जाती है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए थोड़ा इधर बना देते हैं 10 और इधर बना लेते हैं 11 और फिर उधर बना लेंगे 12। ये टोटल हमारे यहाँ 12 थोरैसिक वर्टिब्री पाई जाती है। ये 12 थोरैसिक वर्टिब्री है और हमारे यहाँ वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम बोन पाई जाती है। इस अरेंजमेंट को जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि ये अरेंजमेंट परेशान बहुत करता है आपको। इसे हमने बोल दिया स्टर्नम, क्या बोल दिया, स्टर्नम बोल दिया। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जो है रिब्स एराइज होती हैं जो कि बाईफैसेटेड होती हैं, यानी 2 हेड पाए जाते हैं उसके ऐसे, और आके हमारे रिब्स पे ये ऐसे अटैच होती हैं। इस कहानी को जरूर समझिएगा क्योंकि हम 2D में बता रहे हैं आपको, तो समझने में हो सकता हो प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो आपसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। इस डायग्राम से इटसेल्फ कई क्वेश्चन पूछे गए आपसे। हमने बना दिया अपना रिब केज बना दिया, एक साइड से बस दिखा पा रहा हूं मैं रिब केज को क्योंकि डायग्राम क्या है 2D में, ऐसे ऐसे हम दिखा रहे हैं। तो आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जो 1 से लेके 7 वर्टिब्री होती है वो आके हमारे यहाँ कहाँ अटैच होती है, वो आके हमारे यहाँ स्टर्नम पे डायरेक्ट अटैच होती है कार्टिलेज की मदद से, इसीलिए हम उन्हें वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। लेकिन ऐसे ही जब 1 से लेके 7 तक की बात करते हैं तो डायरेक्ट आके अटैच होते हैं, जिसे बना ही लें हम ताकि आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन का वो वाला हिस्सा भी समझ में आ जाए। ये 5वीं हो गई, 6वीं हो गई और 7वीं वर्टिब्री हो गई। ये आके डायरेक्ट हमारे स्टर्नम पे ऐसे अटैच होती है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं होती है। हम बोलते हैं कि 8वें 9वें और 10वें से निकलने वाली जो वर्टिब्रीज होती हैं वो आके हमारे स्टर्नम पे अटैच तो होती हैं, बट कैसा होता है माहौल उनका, तो अटैच होती हैं लेकिन वो एक साथ आके एक कार्टिलेज की मदद से आके स्टर्नम पे अटैच होती हैं। ऐसा हमारे यहाँ बना हुआ अरेंजमेंट रिब केज का। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ 12 पेयर यानी 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। लेकिन इन्हीं रिब्स से अटैच हमारे यहाँ मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और यहाँ लास्ट में देखेंगे तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डायाफ्राम भी होगा और इसी डायाफ्राम पे तो हमारा जो लंग्स है वो रेस्ट करता है। इसी डायाफ्राम पे हमारा लंग्स क्या करता है, रेस्ट करता है। तो हमारे यहाँ मसल्स ओरिजिनेट होती हैं, हमारे यहाँ कुछ मसल्स अटैच होती हैं इन रिब्स से। जैसे मान लीजिए हमने एक मसल बनाया, हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी मसल पाई जाती है। एक मसल को हमने इस कलर से दिखाया, मसल्स को तो बेसिकली हमें एक ही कलर से दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे वर्टिब्रल एंड से रिब्स के ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, वर्टिब्रल एंड से, और स्टर्नल एंड पे आके अटैच हो रही हैं।
वर्टिब्रल एंड से ऑरिजिनेट हो रही हैं, तो कहीं से ऑरिजिनेट होती है, तो बेसिकली यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे इंसर्ट हो रही है मसल्स। यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, यहाँ इंसर्ट हो रही है। कुछ मसल्स इसमें ऐसी भी पाई जाती हैं जो ऑरिजिनेट यहीं से होती हैं, लेकिन इंसर्ट जो होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। इंसर्ट जो होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास दो तरह की इंस्पायरेटरी मसल्स जो पाई जाती हैं, उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल फॉरवर्ड डायरेक्शन में अरेंज होती है। मींस पहले रिब से राइज होने वाला एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दूसरे के एंड पे अटैच होता है, और दूसरे से ओरिजिनेट होने वाला जब पहले पे अटैच होता है, तो ऐसे मसल्स को, इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में पुलिंग होती है, तो हमारे लंग्स का जो साइज है वो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ता है। इस तरह से लंग्स का साइज, जैसे मान लीजिए नॉर्मल लंग्स यहाँ है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में जब पुलिंग होगी तो लंग्स का साइज ऐसे बढ़ जाएगा, और लंग्स का साइज बढ़ेगा और जो डोम शेप का हमारा डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल के पुलिंग के वजह से हमारे लंग्स का जो साइज है, जो वॉल्यूम है, वो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तो क्या करेगा, डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे ऐसे, और डायाफ्राम क्या करेगा, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ऐसे। तो अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में पुलिंग होगी तो हमारे लंग्स का डायमीटर ऐसे बढ़ रहा होगा। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो खींचता होगा जब, तो ऐसे की तरफ, यानी डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता होगा। और वही जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता होगा तो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में हमारे लंग्स का साइज क्या होता होगा, बढ़ जाता होगा। तो लंग्स का साइज जब बढ़ता है तो लंग्स के खींचने के साथ साथ हमारा ये पैराइटल प्लूरा जो है ये भी खींचता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब पैराइटल प्लूरा खींचेगा अगर, क्योंकि ये हमारे रिब्स के साथ अटैच है, तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो कम होने लगेगा। और चूंकि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या कहती है कि हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर को बना के रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तो इसके लिए विसरल प्लूरा भी खींचा चला आता है। और विसरल प्लूरा जब खींचता है तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर इनसाइड लंग्स क्या होगा, प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब डिक्रीज करेगा तो निगेटिव प्रेशर इनसाइड होगा, निगेटिव प्रेशर इनसाइड होगा। तो एयर जहां हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा और हम सांस अंदर भर लेंगे। सांस अंदर क्या करेंगे, भर लेंगे। फिर क्या होगा, दूसरा इवेंट होगा जब यही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल रिलैक्स होंगी, तो पैराइटल प्लूरा जब अपनी जगह पे आ जाएगा तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ेगा। और इंट्रा प्लूरल प्रेशर को मेंटेन करना चूंकि हमारा फंक्शन है, तो विसरल प्लूरा भी खींचा चला जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। और लंग्स का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा और चूंकि हमने एयर ज्यादा भर रखी है तो पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड होगा। इसके रिजल्ट में हम सांस बाहर निकाल देंगे। यानी व्हेन पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स अकर्स, तो हम सांस को बाहर निकालते हैं, और जब निगेटिव प्रेशर होता है तो हम सांस को अंदर लेते हैं। यही मैकेनिज्म है हमारे यहां ब्रीदिंग का। यही मैकेनिज्म क्या है, हमारे यहां ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है। यही ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे लंग्स में देखिए कि जैसे ही खींचेगा डायाफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, और डायाफ्राम डोम शेप का हो जाएगा तो हम सांस अंदर भर लेंगे। फिर जब डायाफ्राम जब फ्लैट हो जाएगा, तो जब डायाफ्राम डोम शेप का हो जाएगा तो हम सांस बाहर खींच देंगे।
मीन्स ब्रीदिंग क्या है, एक्टिव इनटेक। एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी दो मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, प्रेशर अंदर कम हो रहा है और हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर ले रहे हैं, मींस वी आर ब्रीथिंग इन। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन का, तो यहां रिलैक्स हो कर रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, इसलिए इसे पैसिव कहते हैं, पैसिव प्रोसेस कहते हैं, पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हमारा मसल रिलैक्स कर रहा है, लंग्स अपने नॉर्मल वॉल्यूम पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम सांस बाहर छोड़ देते हैं। तो ये मैकेनिज्म है हमारे यहां सांस लेने का। फिर अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायाफ्राम की वजह से जो लंग्स का वॉल्यूम है कहां पे इंक्रीज करेगा, एंटीरो पोस्टीरियर सरफेस पे। एंटीरो पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे यहां लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वर्टिकल वॉल्यूम यानी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज कर जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स में पुलिंग होगी, जिससे डार्सोवेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अल्टीमेटली हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज करेगा तो लंग्स एक्सपेंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेज एंड एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द इनसाइड। बाहर से अंदर की ओर एयर आ जाएगी। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है हमारे यहां सांस को अंदर लेने की, यानी ब्रीथ इन करने की। फिर अगर हम बात करें कि सांस को बाहर कैसे निकालते हैं, तो जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट थी वही रिलैक्स हो जाएंगी। तो इंटरकॉस्टल मसल जो है एंड डायाफ्राम रिलैक्स हो गई, जो कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड थी। रिलैक्स होने से थोरैसिक रीजन का जो पोजीशन है वो चेंज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। हमारे यहाँ प्रेशर इंक्रीज करेगा लंग्स के अंदर, पॉजिटिव प्रेशर होगा लंग्स में, और हम सांस को बाहर छोड़ देंगे। सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है और सांस को छोड़ना दैट इज पैसिव प्रोसेस। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं यानी ब्रेथ इन करते हैं तो एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस प्रोसेस में, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वही मसल हमारे यहाँ नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स स्टेट में आती है। फिर अगर हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं या सांस छोड़ रहे होते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हम या तो अंदर ले रहे होते हैं या तो बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं स्पाइरोमेट्री, और जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं क्या, स्पाइरोमीटर बोलते हैं। अब हमारे यहाँ वेरियस लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दी हुई है, जो कि आपके आए हुए एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक क्वेश्चन हिट किया गया है इस टॉपिक से। तो हम देखें लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में, तो पहले हम रिस्पिरेशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बोलें कि रिस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है, तो साइकिल का मतलब एक बार जब हम ब्रेथ इन करें और एक बार जब सांस को बाहर निकालें, ब्रेथ आउट करें, तो एक बनता है क्या, हमारे यहाँ एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन मिलके एक रिस्पिरेटरी साइकिल बनाती है। अगर हम नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट की बात करें एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में, तो होता है 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। इसको मेजर करने के लिए कि हमने कितना सांस लिया है, हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे स्पाइरोमीटर या रिस्पाइरोमीटर कहते हैं, टू मेजर द रिस्पिरेटरी रेट या अमाउंट ऑफ द एयर। अगर हम बात करें स्पाइरोमीटर या रिस्पाइरोमीटर की, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हम ले रहे हैं, अगर इसको मेजर करें तो कौन कौन से वो अमाउंट, कौन कौन से वॉल्यूम है और किन कंडीशंस में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, इसका जिक्र करें, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला वॉल्यूम हम देखने जा रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल आर एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, अनइंटेंशनली सांस ले रहे हैं, और इस दौरान जितना अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर ले रहे होंगे या जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल रहे होंगे, द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल आर एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है 500 ml होती है, यानी 500 ml होती है, तो लगभग अगर हम 12 से 16 बार सांस लेते होंगे तो इतना अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर कर लेते होंगे।
फिर दूसरा हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज दैट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? हमने कहा कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तो हम 500 ml अंदर एयर ले रहे होते हैं। लेकिन सपोज करिए कि हम फोर्सफुली सांस को अंदर लेना चाहें, फोर्सफुली ब्रेथ इन करना चाहें, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड जो अमाउंट ऑफ एयर, यानी टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड जो अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं अंदर, एंड दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2500 से 3000 ml, यानी 2500 टू 3000 ml। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंटल एयर। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमने बोला कि नॉर्मल सांस लेने के दौरान 500 ml एयर हम अंदर लेते हैं या 500 ml एयर ही हम बाहर निकालते हैं। 500 ml एयर अंदर लेते हैं या 500 ml ही बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम फोर्सफुली सांस को बाहर निकालें बहुत दम लगा के, तो टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, एंड दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से लेके 1100 ml, यानी 1000 टू 1100 ml। फिर देखें और वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का जिक्र करें तो नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वह अमाउंट है एयर का जो हमारे लंग्स में हमेशा हर कंडीशन में बना रहता है। कैसे बना रहता है? तो अगर हम फोर्सफुली सांस को बाहर निकालें तब भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बचा रह जाता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1100 टू 1200 ml। फिर हमारे यहां होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी को सिंपल सी मतलब है क्षमता से या औकात से टर्म लगाएंगे, क्षमता कितनी है। तो अगर हम क्षमता देखें यानी मैक्सिमम पोटेंशियल देखें अपने इंस्पायरेशन की, तो नॉर्मली तो हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्सफुली इंस्पायर किया तो टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड हमने क्या ले लिया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही तो ले पाए। यानी इन दोनों को जोड़ दें हम तो यही तो हमारे इंस्पिरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो अगर हम याद ना करें इसे, हम बस इस टर्म्स को समझने की कोशिश करें, तो इसकी वैल्यू जो होती है या इसका अमाउंट जो होता है, हम बोल सकते हैं कि IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कई बार आपसे सवाल इस फार्मूले के तहत भी पूछा गया। ठीक इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारे यहां, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब सांस छोड़ने की क्षमता। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती कितनी हमारे यहां? तो नॉर्मल कंडीशन में हम टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल कर ही रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फोर्सफुली कर लेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम सम अप कर लें, जोड़ लें, तो क्या मिल जाएगा हमें? हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसलिए सारी वैल्यू रटना जरूरी नहीं है आपके लिए, अगर समझ लेंगे तो टॉपिक आसान हो जाएगा और हर बार लगभग इस टॉपिक से सवाल पूछा ही पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में नेक्स्ट क्या है मिलने वाला, तो फर्स्ट वन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसे डिनोट करते हैं FRC से। FRC क्या होती है? तो मान लीजिए हम नॉर्मल सांस ले रहे हो और नॉर्मल सांस बाहर भी निकाल रहे हो। जब हम फोर्सफुली निकाल रहे थे तो डेफिनेट सी बात है हम ERV बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अगर हम फोर्सफुली नहीं निकाल रहे हैं तो ERV तो होगा ही होगा। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो वह अमाउंट ऑफ एयर है कि अगर हम फोर्सफुली भी निकालना चाहें तो उतना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है। यानी रेजिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही होगा, अगर हम फोर्सफुली सांस को ब्रेथ आउट ना करें तो हमारे अंदर क्या रह जाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रह जाएगा। तो इन दोनों को सम अप करते हैं जब हम, तो हमारे यहाँ मिलता है क्या? हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी हम किसको लिख सकते हैं FRC को? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू FRC, यही तो लिखेंगे। फिर हम बोलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मीन्स लिविंग। वाइटल जब भी हम किसी ऑर्गन के बारे में बोलते हैं तो जिंदा रहना, और वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रेथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अगर हम सांस को फोर्सफुली बाहर निकाल दें तो क्या निकालते हैं? ERV। उसके बाद हम सांस लेना चाहें
तो टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे होंगे, ERV भी ले लेंगे और IRV भी ले लेंगे। तो उस अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कितना, ERV प्लस TV प्लस IRV। फिर हमारे पास आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब कि द अमाउंट ऑफ एयर जितना हमारा लंग्स एकोमोडेट कर सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी तो करता ही करता है, साथ में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा हमारे लंग्स में पड़ा रहता है, इन दोनों को सम अप कर दें तो हमें मिल जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या मिल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा, TLC मिल जाएगा। तो दीज आर द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है इस पार्ट से। फिर अगर आगे देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, तो पहले तो हम जानेंगे गैसेस का एक्सचेंज होगा कहां। तो मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे एल्वोलाई में क्या होगा, एयर आएगा और एयर में डिफरेंट काइंड की गैसेस होंगी। सपोज करिए कि अगर हम दिखाएं, अगर डायग्रामेटिकली इस बात को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें, तो सपोज करिए कि हमारी एल्वोलाई है, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी की ही कोई ब्रांच आ रही होगी, और पल्मोनरी आर्टरी की कोई ब्रांच जब आ रही होगी तो हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हमारे यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यानी जस्ट लंग्स में घुसने के पहले ये जो ब्लड आया है इसका नेचर क्या है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहां पे लंग्स में एल्वोलाई में देखें तो हमने एटमॉस्फेरिक एयर क्या किया है, इनहेल किया। अब जब भी एटमॉस्फेरिक एयर की बात करेंगे तो सर्टेन गैसेस होती हैं उसमें, लाइक ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी गैसेस होती हैं बहुत ही ज्यादा ट्रेस अमाउंट में। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंपोजिशन याद होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20 पॉइंट समथिंग हमारा ऑक्सीजन एंड 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मान लीजिए इस लंग्स में जो हमारे पास एल्वोलाई में जो एयर आया होगा, उस एल्वोलाई के वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता होगा, तो हम उसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमारे यहाँ जो एयर है उसके डिफरेंट गैसेस का प्रेशर अगर हम मेजर करें कि हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से हमारे एल्वोलाई के वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं। तो यहां पे जो भी एयर है इसकी वजह से, इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से एग्जर्ट होने वाला, ऑक्सीजन की वजह से एग्जर्ट होने वाला जो पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वोलाई में है, दैट इज अबाउट 104 mm ऑफ Hg। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे लंग्स के एल्वोलाई में, वो होता है लगभग 40 mm ऑफ Hg। देखिएगा अभी गैसियस एक्सचेंज आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। फिर हमने बोला कि हमारा जो हार्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते किसे हैं, द ब्लड विच कंटेन्स मोर CO2 इन कंपेयर टू O2। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल ब्लड के अलावा ज्यादा हो, यानी ऑक्सीजन के अलावा ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता हो, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 40 mm Hg, 40 mm Hg होता है। और यहां जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है 45 mm Hg। अब जब यही ब्लड हमारे यहां पहुंचता है, यही ब्लड हमारे यहां एल्वोलाई के पास पहुंचता है, तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंट की वजह से, पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस आया, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग क्या होता है हमारे यहां, गैसेस का एक्सचेंज होता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से। यानी पार्शियल प्रेशर यहां ऑक्सीजन का कितना है, 104 mm Hg, 104 mm Hg, और यहां ब्लड में कितना है 40 mm Hg। तो यहां हम O2 यहां लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां कितना है, तो 45 mm Hg, और एल्वोलाई में कितना है 40 mm Hg, तो CO2 हम यहां ले जाते हैं। यानी इस प्रोसेस के दौरान हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन जब हम ले लेते हैं तो हम बोलते तो यही है ना कि लंग्स से बाहर जो आती है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते किसे हैं,
तो द ब्लड विच हैविंग मोर O2 इन कंपेयर टू CO2 दैट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां जितना भी हमने ऑक्सीजन लिया इसके वजह से पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं कितना हो जाता है 95 mmHg। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लूज किया है उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पार्शियल प्रेशर कितना होता है, दैट इज 40 mmHg। तो यहां हमने जब देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में गया 40 mmHg उस समय उसका पार्शियल प्रेशर था और डीऑक्सीजनेटेड का, और जब लंग से बाहर आया तो ऑक्सीजनेट होके आया, वहां पार्शियल प्रेशर हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। मींस कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने ऑक्सीजन लिया है और CO2 लूज किए। तो एक बार गैसेस का एक्सचेंज हम किसके पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग कर रहे हैं। तो गैसियस एक्सचेंज जो होगा एक बार एल्वोलाई से किसके बीच में हो रहा है, ब्लड के बीच में हो रहा है। अब यही ऑक्सीजन लेके हम आगे जाते हैं और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम डिलीवर करते हैं अपने सेल्स को। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां पहुंचती होगी, हमारे सेल्स के पास पहुंचती होगी। और यही जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल्स के पास पहुंचती होगी तो इसी से ऑक्सीजन हम सेल्स को देते होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रिस्पिरेशन परफॉर्म होता होगा। इज दैट क्लियर? तो यही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात हम करने वाले हैं। यहां देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कहां होगा, तो एक बार एल्वोलाई से ब्लड के बीच में होगा और दूसरी बार होगा ब्लड से टिश्यू के बीच में या सेल्स के बीच में। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अलॉन्ग क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्लियर है? चलिए, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे यहां गैसियस एक्सचेंज को? द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सा? तो पहला तो प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पे जो गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, डेफिनेट सी बात है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करेगा। द इंडिविजुअल pressure of a gas in a gas mixture is called partial pressure. Partial pressure of oxygen and CO2 represented by PO2 and PCO2 respectively are given below. अगर हम देखें कि कौन कौन सा है, जैसे रिस्पिरेटरी गैस की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का 159 mmHg, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 0.3 mmHg। अगर वही एल्वोलाई तक जो पहुंचा है एयर, उसमें देखें पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। वही टिश्यूज में बात करें तो यहां पे 40 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और 45 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसी जो भी हमारे यहाँ जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर हमारे यहाँ प्रेशर है। इसी प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग क्या करते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं कि जो गैस जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर मूव करती है अलोंग विद द प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा हमारे पास है प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। PO2 in alveoli is more than that in the blood capillaries as we can see that। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है हमारे यहाँ ब्लड से, हमारे यहाँ एल्वोलाई से ब्लड में आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ कहाँ पे ज्यादा होती है, तो हमारे यहाँ ज्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लिव करते हैं, एल्वोलाई में, प्रेशर ग्रेडियंट के लो। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी हमारे यहां क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर दैट ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट हम देखें भी तो कम प्रेशर ग्रेडियंट के होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हम ज्यादा कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ड्यू टू देयर सॉल्युबिलिटी।
क्लियर है? चलिए फिर अगर बात करें कि आगे क्या है, तो गैसियस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करने वाला जो नेक्स्ट फीचर है एंड दैट इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कौन कौन से लोग हमें मिलने वाले हैं? तो एक तो मिलने वाला है वॉल ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई की जो दीवार होती है वो बनी होती है हमारे यहाँ इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो ये दीवार रोक रही होगी, निकलने तो देगी नहीं। फिर दूसरा हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये जो हमारा इनके बीच का जो मटेरियल है, ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ गैसियस एक्सचेंज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते होंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा लेयर? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, सेकेंड वन इज एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज, एंड थर्ड वन इज बेसमेंट सब्सटेंसेस बिटवीन देम। देखिए तीन चीजें दिखाई दे रही हैं हमें। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है, द टोटल थिकनिंग इज ओनली 0.5 माइक्रोन। इट इनेबल्स इजी गैस एक्सचेंज। अगर इसकी थिकनिंग बढ़ जाए तब भी हमारे यहाँ गैसेस एक्सचेंज पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, कि रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमारे पास दो है। ऑक्सीजन को हम ले जाएंगे लंग्स से टिश्यू तक, पर्पस तो हमारा यही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले जाएंगे टिश्यू से लंग तक। तो हमारे पास किस तरह से होगा ये ट्रांसपोर्ट, जो होगा कैसे होगा, इसको थोड़ा एक बहुत इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही एक इजी मैकेनिज्म से अगर हम समझने की शुरुआत करें इसे, तो चलिए इस मैकेनिज्म को हम आपको अपनी तरह से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बना लिया है एक एल्वोलाई, और इस एल्वोलाई में जो भी एटमॉस्फेरिक एयर हमने लिया है, इसकी वजह से अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का यहाँ 104 mm ऑफ Hg है, 104 mm Hg है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो है हमारे यहाँ 40 mm Hg, जो भी हमने एटमॉस्फेरिक एयर क्या किया है, इनहेल किया। इज दैट क्लियर? ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। फिर हमारे इसी एल्वोलाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती होगी। अब जब पल्मोनरी आर्टरी हमारे यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती होगी, लिख लेते हैं यहां कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होगा तो होता क्या होगा, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर हम मेजर कर लें तो ऑक्सीजन का होता है दैट इज 40 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दैट इज 45 mm ऑफ Hg। यही तो हमने बताया था अभी, यही बताया था। फिर हम बोलते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग क्या करते हैं, हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां से हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे होते हैं, ड्रॉप कर रहे होते हैं। यहां तक बात बताई थी। तो जो ऑक्सीजन हमने लिया या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो जब हमारे लंग से जब ब्लड बाहर आता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ गया। चलिए भैया अच्छी बात है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोल रहे हैं मींस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो यहां पार्शियल प्रेशर देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है 95 mm ऑफ Hg हो जाता है, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना हो जाता है, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा होगा कि हमने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गेन किया है और कार्बन डाइऑक्साइड लूज किया है। लेकिन जितना भी ऑक्सीजन हमने लिया है, अगर हम जिसकी वजह से हमारा पार्शियल प्रेशर 95 पहुंचा है, इसमें से 3% जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में होता है, और 97% जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजनेशन करके HbO2 बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। एंड द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन is primarily depends on the partial pressure of oxygen। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जितना ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी। पार्शियल प्रेशर जितना कम होता जाएगा, बाइंडिंग घटती चली जाएगी। सिंपल सी बात है। अब यही ब्लड तो हम लेके टिश्यू के पास आएंगे,
थोड़ा टिश्यू के बारे में सोच ले भैया कि टिश्यू के यहाँ क्या चल रहा होगा। हमने यहाँ बना लिया टिश्यू, एक नॉर्मल टिश्यू बना लिया। इस बात को समझिएगा जरूर, इससे आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपको आसान लगने लगेगा। मान लीजिए हमने बनाया टिश्यू, थोड़ा इस सेल के बारे में सोचिए। हमने एक सेल बनाया और हम इसी को तो ला रहे हैं ब्लड, इसी के लिए तो ब्लड ला रहे हैं। जरा इस सेल के बारे में सोचिए, तो सेल के अंदर क्या हो रहा होगा? सेल के अंदर कहानी यही तो चल रही होगी कि जो भी इसके पास ग्लूकोज होगा उसको हम ऑक्सीजन के मदद से क्या करते होंगे? बर्न करते होंगे। और बर्न करते होंगे तो इस सेल में CO2 बन रहा होगा, वाटर बन रहा होगा, और इसी से जो एनर्जी निकल रही होगी उसका ये सेल इस्तेमाल कर रही होगी। तो एट द टाइम बीइंग जब सोचिएगा तो इसी सेल में चूंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो समय बीतने के बाद देखिएगा तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ध्यान से हटा दें तो ऑक्सीजन यहां कम हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां बढ़ रहा होगा। यही तो हो रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमारे यहां। अब हमारे यहां ब्लड वेसल जो है ब्लड लेके आती होगी, और ब्लड लेके कौन सी आई? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही भैया। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी हम बोलेंगे तो यही बात तो बोल रहे होंगे कि यही वाली ब्लड आ रही होगी। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम देखें सेल तक पहुंचने से पहले, तो भैया ऑक्सीजन तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मस्त तरीके से बाइंड है 97% HbO2 के फॉर्म में। लेकिन जब इनका इनसे मस्त याराना चल ही रहा है तो ये ऑक्सीजन को देंगे क्यों? ये ऑक्सीजन इनको देंगे क्यों? अभी तक हम जो बोल रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन हमने एक्सचेंज किया था वो टिश्यू को हमें पहुंचाना है, लेकिन इन्होंने तो हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर ली है। अब ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है तो इस सेल को मिलेगा कैसे? क्योंकि जब तक हीमोग्लोबिन इसे फ्री नहीं करेगा ये सेल सेल को मिलेगा नहीं। तो डेफिनेट सी बात है, यहां अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हायर प्रेशर से जब हमारे ब्लड में जाता है तो ये शांति से नहीं बैठता है। हमारे यहां ब्लड में जब जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो होता क्या है? ये ब्लड में जो प्लाज्मा है वहां पे CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं? H2CO3 जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस। यानी ब्लड में कहीं ना कहीं CO2 ज्यादा जब जाता है तो ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो H प्लस आयन बढ़ना मींस ब्लड का pH कम होना। H प्लस आयन बढ़ना मतलब ब्लड का pH कम होना, और इस कंडीशन में बीमार नहीं पड़ेंगे आप, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स तो इनएक्टिव हो जाएंगी। एंजाइम्स तो एक स्पेसिफिक pH पे काम करती हैं। तो जैसे ये घूमते हुए दोस्त आ रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन्होंने देखा यहां पे तो इमरजेंसी आ गई है। इन्होंने देखा कि यहां पे क्या हो गया? इमरजेंसी आ गई है। जिस सेल के लिए हम ब्लड लेके जा रहे थे अब वहां तो समस्या आन पड़ी है। अब होता क्या है कि इस इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन दोस्ती तोड़ लेता है, Hb और O2 बनाता है। और Hb जब O2 बन जाता है, HbO2 बना लेता है, तो हीमोग्लोबिन जो है जाता है और हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। और क्या बनाता है? बनाता है HbH हीमोग्लोबिनिक एसिड, और इसी को हम बोलते हैं ब्लड बफर। क्या बनाता है? ब्लड बफर। ब्लड बफर बन गया, pH को मेंटेन कर लिया गया। और जो ये ऑक्सीजन फ्री हुआ इस दौरान, जब फ्री होगा तभी तो सेल्स को मिलेगा, मिल गया, तभी मिला हमारे सेल को। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल कंडीशन में कितना डिसोसिएशन होता होगा, तो एक नॉर्मल सेल है जो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो लगभग इन नॉर्मल कंडीशन 27% लगभग HbO2 डिसोसिएटेड नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में 27% HbO2 क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। यानी यहां से जो ब्लड बाहर आता होगा वहां देखेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी 70% HbO2 होता होगा। इज दैट क्लियर? एक बात और, यहीं से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बहुत इजीली हो सकता है।
यानी वो हर कंडीशन जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ता दिखाई देगा सेल के अंदर, वो हर कंडीशन जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ता दिखाई देगा, वो काज करेगा डिसोसिएशन ऑफ HbO2। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स, तो भैया राइट शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है यानी H+ बढ़ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर हम बोले टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, किधर शिफ्टिंग होगी, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है सेल का, इसका क्या मतलब, टेम्परेचर तभी तो बढ़ेगा जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फिर से डिसोसिएशन। अगर हम बोले pH कम हो रहा है, समझिएगा pH कम हो रहा है यानी हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन कम है, तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को ही तो बैलेंस करने के लिए हम डिसोसिएट कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी कॉन्सेप्ट से टेकल कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किस स्टेट में राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये बस वन लाइनर होता है, P50 वैल्यू आप रटते रह जाओगे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टेकल कर ले जाओगे। तो ये हमारा तरीका रहा। लेकिन हम क्या CO2 ऐसे चला गया या ऑक्सीजन ऐसे मिल गया? नहीं, एक डायग्राम और समझना पड़ेगा इसके लिए। आपको एक डायग्राम और समझते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, हम पहले बना लेते हैं एक सेल बना लेते हैं। यहां पे एक हमने बना लिया सेल, आपको समझाने के पर्पज से, और दूसरा बना लिया हमने यहां पे ब्लड वेसल बना ली। क्या बना ली? ब्लड वेसल, क्योंकि सेल और ब्लड वेसल के बीच में ही तो हो रहा है, सेल और ब्लड वेसल के बीच की ही तो कहानी चल रही है, इसी को हमें समझना है। अब आप पढ़ा होगा कि आपके यहां आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में न के बराबर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऐसे हमने आरबीसी बना ली जस्ट आपको फील कराने के लिए, जस्ट आपको फील कराने के लिए हमने ऐसे आरबीसी बना ली। अब हमारे यहां इस सेल में क्या है, CO2 है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू लिख लो या सेल लिख लो, टिश्यू लिख लो या लिख लो सेल। तो हम देखते हैं जो भी हम CO2 भेज रहे थे अंदर, इसमें से जो CO2 जाता है 7% CO2, बहुत बार सवाल पूछा गया है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। किसमें भैया? प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। फिर क्या होता है, 20 to 25% CO2, जितना भी CO2 हमने एक्सचेंज किया उसका 20 से 25% CO2 जब यहां पहुंचता है तो यहां पे एक दोस्त आए रहते हैं HbO2। हमने बताया था कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब सेल के पास पहुंचेगा यही ब्लड, तो पार्शियल प्रेशर तो CO2 का ज्यादा होगा न कि O2 का। तो पार्शियल प्रेशर का जब लोचा हो गया यहां पर ऑक्सीजन के, तो बाइंडिंग बढ़ जाएगी किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड हो जाएगा? HbCO2 बना लेगा और O2 फ्री हो जाएगा। O2 जैसे ही फ्री होगा ये किसको अवेलेबल होगा? सेल को अवेलेबल करा दिया जाएगा कि जा भैया तू जी ले जिंदगी। यानी कुछ O2 तो हमें इस प्रक्रिया के द्वारा मिला सेल को। फिर क्या होता है, अगर हम 70% CO2 की बात करें, लगभग कितने? 70% CO2 की अगर हम बात करें, 70% CO2 जो पहुंचता है तो CO2 वाटर के साथ मिलके बनाता है क्या? H2CO3 या H प्लस HCO3 माइनस, H प्लस और HCO3 माइनस बनाता है। H प्लस और HCO3 जब माइनस बन जाता है तो यहां तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता ही रहता है। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ बफर बनाने के लिए HBH बना लेता है, और जैसे ही HBH बनाता होगा फिर से O2 रिलीज हुई, O2 फिर से फ्री हुई। यही O2 ऑक्सीजन जो है हम किसको डिलीवर कर देते हैं? सेल को। तो ये तरीका है हमारे यहां ऑक्सीजन को फ्री कराने का, क्योंकि जब तक फ्री नहीं होगा हम डिलीवर कैसे करेंगे। लेकिन कहानी यहां पे नहीं रुकती है। H प्लस का और HCO3 माइनस का मस्त याराना है। क्या है? मस्त याराना है। जब मस्त याराना है इनका, तो होता क्या है? यहां होता यही है कि जैसे ही H प्लस HB के साथ जुड़ जाते हैं
तो HCO3 माइनस आरबीसी से प्लाज्मा में आना स्टार्ट कर देता है। कहां आना स्टार्ट कर देता है? प्लाज्मा में आना स्टार्ट कर देता है। तो जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस, यानी आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए, जैसे ही HCO3 माइनस प्लाज्मा में आना स्टार्ट करता है, प्लाज्मा से Cl माइनस क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी में जाना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। इसे ही हम बोलते हैं क्या? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं भैया? क्लोराइड शिफ्ट, इवन पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना। पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना बोलते हैं इसे। और इस पूरे प्रोसेस को जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवरी इंश्योर करा रहे हैं, दैट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं इसे। आपसे कई बार सवाल पूछा गया आपके यूनिट में कि बोहर्स इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है? तो बोहर्स इफेक्ट ऑपरेटेड बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एंड टिश्यू के बीच में ऑपरेट होता है, और इसी बोहर्स इफेक्ट से हम रिप्रेजेंट कराते हैं क्या? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है? डिसोसिएशन कैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ? तो जितना CO2 हम बनाएंगे सेल में ज्यादा, उतना ही डिसोसिएशन हम बढ़ाते चले जाएंगे। कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, मीन्स ऑल द कंडीशन विथ पुशिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2, उस सभी कंडीशन जिसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ रहा होगा, उन सभी कंडीशंस में हमारे यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो है राइट शिफ्ट हो रहा होगा। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए, तो हमने ले लिया कहां? सेल से ब्लड में ले लिया। चलो एक बार एल्वोलाई के पास पहुंचते हैं, वहां पे भी तो हम ट्रांसपोर्ट करते ही करते हैं ना, तो एल्वोलाई को भी समझ लें। अब यही ब्लड जो है लेके हमारे पास एल्वोलाई तक पहुंचा होगा कौन? ब्लड वेसल। कहां पहुंचा होगा? यही ब्लड वेसल तो एल्वोलाई के पास पहुंचा होगा। चल भैया ले चलते हैं इस ब्लड को। ये ब्लड वेसल जो है एल्वोलाई के पास पहुंचा होगा। इसके आरबीसी में हमारे पास जो भी आइटम थे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या थे। तो हमने देखा था कि यहां क्या क्या था। यहां था हमारे पास पहला आइटम तो था HbCO2। HbCO2 था, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कितना? 25% लगभग। और क्या था हमारे पास? HbH, हीमोग्लोबिनिक एसिड। कितना था भैया? लगभग 70%। और 7% तो हमने डिसॉल्व किया था प्लाज्मा में CO2 को। किया था? यस या नो? हां किया था। हमने एक लाइन बताई थी, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब यही ब्लड हमारे एल्वोलाई तक पहुंचता होगा तो वहां तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। जब पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो होता क्या है कि ऑक्सीजन आता है इनके पास, और ऑक्सीजन जब आता है यहां पे तो होता क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन बनाएगा क्या? HbO2 बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा CO2 फ्री हो जाएगी, और ये CO2 जब फ्री होगी तभी तो हम लंग्स एल्वोलाई में भेज पाएंगे। पहला कार्य तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन आया, फिर हमने देखा कि भैया ऑक्सीजन के आते ही HbO2 के साथ मिल गया। अब हाइड्रोजन क्या हो गए? फ्री हो गए। हाइड्रोजन फ्री हो गया। यहां पे हाइड्रोजन को जैसे ही अकेले देखती है HCO3, वो क्या होता है? चूंकि इनका मस्त याराना है, तो जो प्लाज्मा में चली गई थी वो प्लाज्मा से फिर से आरबीसी में आना स्टार्ट कर देती है। और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए जो उस टाइम क्लोराइड गया हुआ था आरबीसी में, वो अब क्या होता है? प्लाज्मा में आना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज नोन एज नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। दैट इज नोन एज नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और जैसे ये CO3 जाएगा, H+ के साथ मिलेगा, CO2 रिलीज होगा, CO2 यहां चला जाएगा। तो ऐसे हम CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो ब्लड वेसल और एल्वोलाई के बीच में हो रहा है मेथड, एंड दैट इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। दैट इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। आपसे पूछा जाता है कि हेल्डेन इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है? तो बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वोलाई। बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वोलाई। तो डेफिनेट सी बात है, आप क्लोराइड शिफ्ट, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, और कैसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा इसमें तरीका क्या है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो हमने बताया था कि द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज प्रीमियर, ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए हम एक ग्राफ रफली बनाएं आपको समझाने के पर्पज से, तो थोड़ा इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। हमने एक ग्राफ बनाया, हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ के जो एक्स और वाई पॉइंट है उसकी बात हम करेंगे। हमने बताया जो एक्स जो है हमारा वाई एक्सिस है, इस पे हम दिखाएं सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। और दूसरे पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या दिखाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते गए, 0 था, 10, 20, 30, ऐसे करते गए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे 110। पार्शियल प्रेशर हम क्या करते गए, बढ़ाते गए। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है, जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, यानी जो सेचुरेशन होता है वो बढ़ता चला जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब सेचुरेशन लेवल क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और इसी पॉइंट पे हम बोलते होंगे कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता होगा। यही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और हम बोलते हैं कि लगभग इस पॉइंट पे हमारा सेचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन के साथ, हम बोल रहे हैं कितना है, 97%। कितना है भैया, 97%। 97% सेचुरेशन है हमारा। तो पहले हम एक वैल्यू लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर एट विच सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज 50%। ऐसा कोई लीजिए वैल्यू, जैसे मान लीजिए 97 है, तो यहां से करते जाइए तो लगभग ये वाली वैल्यू 50% होगी। यानी कौन सा ऐसा पार्शियल, यानी किस पार्शियल प्रेशर पे जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ 50% सेचुरेटेड है, एंड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज P50 वैल्यू। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच the percentage saturation of oxygen with hemoglobin is 50%, that is known as P50 value, that is known as P50 value। हम बोलते हैं कि P50 वैल्यू जितना बढ़ेगा कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और P50 वैल्यू जितना घटेगा कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। बट राइट लेफ्ट P50 वैल्यू से याद मत करिए, आप बस इतना जानिए कि सेल में जितना ही CO2 बनेगा कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और सेल में जितना ही CO2 कम बनेगा कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। इज दैट क्लियर? तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए देखते हैं, ट्रांसपोर्ट आप गैसेस कर ही रहे थे, O2 का ट्रांसपोर्ट हमने देख ही लिया कैसे होता है। O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए हमने बोहर्स इफेक्ट का जिक्र कर लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। 70% हम बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में करते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे होता है, तो आप बता ले जाते हो कि भैया ऐसे होता है। अब बात आ गई रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन की, कि हमारा रिस्पिरेशन रेगुलेट कैसे होता है, हमारे यहाँ रिस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो अभी भी आपसे मैं पूछूं कि हमारे यहाँ रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन है कैसा, न्यूरल फिनोमिना है या केमिकल फिनोमिना है? तो आपसे में से बहुत लोग आप जवाब दोगे कि सर जी न्यूरल है। कुछ लोग ज्यादा पढ़े होंगे तो बोलेंगे सर जी न्यूरल और केमिकल दोनों है। चलो भैया अच्छी बात है, लेकिन है क्या, एग्जैक्टली क्या है? अगर आपको ऐसा कोई सवाल मिले जिसमें पूछा जाए आपसे कि भैया हमारे यहाँ रिस्पिरेशन केमिकली रेगुलेट होता है या न्यूरली, किसी एक को ही सिलेक्ट करना, किसको सिलेक्ट करेंगे आप? एट दैट टाइम द आंसर इज केमिकल कंट्रोल। हमारे यहाँ दोनों तरह से कंट्रोल होता है, केमिकली एज वेल एज न्यूरली। बट जो मैक्सिमम हम ग्रेड देते हैं, जो मैक्सिमम हम प्रायोरिटी देते हैं, केमिकल कंट्रोल को देखते हैं। हम इसी बात को समझाना चाहते हैं आपको। चलिए हम इस डायग्राम से तो नहीं, हम दूसरे डायग्राम से आपको समझाते हैं थोड़ा सा अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे यहाँ हाइंज ब्रेन होता है। हमारे यहाँ क्या होता है भैया, हाइंज ब्रेन होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाइंज ब्रेन का जो पहला इलाका होता है वहां होता है पोन्स।
क्या होता है, पोन्स वेरुलाई। और पोन्स वेरुलाई में दो इलाके पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरे को बोलते हैं एपनिमिस्टिक सेंटर। और फिर हमारे यहाँ पाया जाता है क्या, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा में डॉर्सल सरफेस पे हमारे यहाँ इंस्पायरेटरी सेंटर पाया जाता है और वेंट्रल सरफेस पे हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, एक्सपायरेटरी सेंटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारे यहाँ क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये हमारे यहाँ है एपनिमिस्टिक सेंटर, एपनिमिस्टिक सेंटर, एपनिमिस्टिक सेंटर है। फिर हमारे मेडुला में चलेंगे तो हमारे यहां इंस्पायरेटरी सेंटर है, इंस्पायरेटरी सेंटर। और एक्सपायरेटरी सेंटर, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्सपायरेटरी सेंटर। ठीक है, इंस्पायरेटरी सेंटर चूंकि डॉर्सल सरफेस पे है तो हम कई जगह डीआरजी बोलते हैं, डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। और एक्सपायरेटरी सेंटर चूंकि वेंट्रल सरफेस पे है तो हम वीआरजी, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रेन में जो ब्रेन का इंटीरियर होता है वो खोखला होता है और उसमें भरा होता है क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ भरा होता है। और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने जाता कौन है, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने पहुंचती है कैरोटिड आर्टरी। क्या पहुंचती है, कैरोटिड आर्टरी। पहले इन नामों को याद कर लीजिए आप। हमारे यहां बोलते हैं कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को हमारे यहां जो एक सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है। और जो एपनिमिस्टिक सेंटर होता है वो डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर चीफ रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह कंसिडर किया जाता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। और एक्सपायरेटरी सेंटर, 4 सेंटर्स हैं। इनका अरेंजमेंट थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि इनका अरेंजमेंट होता कैसे। इनका अरेंजमेंट मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। हमने यहां 4 सेंटर्स बना लिए। हमने इस सेंटर को बताया कि भैया ये हमारा क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। हमने लिख दिया पीसी। क्या लिख दिया, पीसी लिख दिया। हमने बताया कि नीचे की तरफ क्या है, हमारे यहां इंस्पायरेटरी सेंटर है, लिख दिया आईसी। बहुत ध्यान से इस कहानी को समझिएगा, ये बहुत आपके लाइफ को चेंज कर देगा। फिर हमारे यहां आएगा पीसी के बाद एसी, एपनिमिस्टिक सेंटर। और फिर आएगा हमारे यहां क्या, ईसी, एक्सपायरेटरी सेंटर। ये डिफरेंट सेंटर्स हैं हमारे यहां सांस लेने के। हमारे यहां जो इंस्पायरेटरी सेंटर है, हमारे यहां इंस्पायरेटरी सेंटर कनेक्टेड होता है, या जो हम 2 मसल्स बता रहे थे, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो आके यहीं से जुड़ी होती हैं। पहला हमारा डायाफ्राम, और दूसरा हमारे यहां एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और हमारे यहां एक्सपायरेटरी सेंटर से कौन जुड़ी होती है, हमारे यहां जुड़ी होती है एब्डोमिनल वॉल मसल, एब्डोमिनल वॉल मसल। और कौन जुड़ा होता है, एक्सपायरेटरी सेंटर से ही हमारे यहां जुड़ा होता है कौन, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जुड़ी होती है हमारे यहां। अब कहानी कहां से चालू होता है, भैया सारी बातें तो ब्रेन की बता रहे हो, बोल रहे हो केमिकल कंट्रोल होता है, अच्छा नहीं लगा मुझे, नहीं लगेगा अच्छा। एक बात समझिए, जो हमारा सीएसएफ होता है, तो बेसिक सी बात है कि अगर हमारे ब्लड में किसी भी तरह का केमिकल चेंज होगा तो सीएसएफ में भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करने ब्रेन में जाती है, वही जहां पे ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता तो वहां प्लाज्मा ड्रेन करती है थ्रू द प्लेक्सस, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोराइडल प्लेक्सस बोलते हैं।
तो प्लाज्मा ड्रेन करती है, मींस हमारे ब्लड में कोई भी चेंज हो रहा है, किसी तरह का चेंज हो रहा है तो प्लाज्मा के थ्रू एक्सेस हो जाता है। तो आवर इंस्पायरेटरी सेंटर इज वेरी मच सेंसिटिव फॉर सर्टेन केमिकल्स। जो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर होता है वो वेरी मच सेंसिटिव होता है फॉर ए सर्टेन केमिकल। आपके बुक में कुछ और लिखा है, लेकिन बेसिक सी बात करें तो वेरी मच सेंसिटिव, इंस्पायरेटरी सेंटर इज वेरी मच सेंसिटिव फॉर हाइड्रोजन आयन, वेरी मच सेंसिटिव। अब आपके यहां CO2 लिखा हुआ, CO2 जब रहेगा तो CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वेरी मच सेंसिटिव है फॉर H+ आयन। तो सेंसिटिव है मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ही H+ आयन इनके कांटेक्ट में आता होगा ये एक्साइटेड हो जाती होंगी। अरे यार बोर्ड में हाथ डाल दूं तो एक्साइटेड नहीं हो जाऊंगा। तो जैसे ही H+ इसके कांटेक्ट में आता होगा तो एक्साइटेड हो जाती होंगी, और एक्साइटेड होती होंगी तो जो इनके द्वारा अटैच मसल्स हैं वो भी एक्साइटेड हो जाती होंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती होंगी। तो हमारे यहां H+ तो प्लाज्मा में हमेशा बना रहता है, मींस हमारा जो इंस्पायरेटरी सेंटर होता है ऑलवेज रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑलवेज रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट। क्यों भैया, ऐसी कौन सी खुशी है इन्हें? तो ये हमेशा हमारे प्लाज्मा में H+ आयन से सेंसिटिव हैं, तो ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। और जब हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं तो हमेशा इनका प्रयास रहता होगा कि भैया ये जो मसल्स हैं डायाफ्राम और जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है इनको हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रखें। समझिएगा, इनका प्रयास होगा कि हमेशा इनको कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रखें। चलो भैया ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में जब ले जाते होंगे तो होता क्या होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती होगी तो डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता होगा, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती होगी तो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता होगा। इज इट क्लियर? हाँ, बढ़ता होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम होगा, सांस लेना चालू कर देंगे, और सांस लेना जैसे ही चालू कर देंगे इन्होंने एक मैसेज भेज दिया किसके पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास, कि भाई साहब हमने लंग्स में हवा भरना शुरू कर दिया। एक मैसेज, एक इंपल्स जनरेट हुआ, और ये कहां पे गया इंपल्स? गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास कि भैया हमने फेफड़े में या लंग्स में हवा भरना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को जैसे पता चलता है अच्छा तुमने कांड कर दिया, ये क्या करता है, एक इनहिबिटरी इंपल्स जनरेट करता है कि भैया रोको इसको। क्या जनरेट करता है? इनहिबिटरी इंपल्स। इनहिबिटरी इंपल्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी कहानी इसी में है, कहीं बुक में नहीं लिखा है। एक इनहिबिटरी इंपल्स जनरेट करता है, जो इनहिबिटरी इंपल्स एपन्यूस्टिक सेंटर के थ्रू होते हुए हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर तक पहुंचता है, और एक्सपायरेटरी सेंटर से होते हुए कहां पहुंचता है? एक्सपायरेटरी सेंटर। नेचर में क्या है? इनहिबिटरी है, तो जो ये काम शुरू कराए थे उसी को रोक देती है, यानी इन्होंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया था उसी को रिलैक्स करा देती है। इसीलिए जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन जब यही रिलैक्स होती है तो हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमारे यहां चीज है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। जैसे मान लीजिए हमारे यहां बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की चाहत है कि जलती रहे, लेकिन बल्ब कितने बार जलेगा हमारा, ये उस इंसान के फितरत पे डिपेंड करता है कि स्विच कितनी बार ऑफ किया गया। यानी हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर तो चाहता था कि हम हमेशा सांस लेते रहे, अगर ये इनहिबिट ना करता तो, यानी कितनी बार हम सांस लेंगे और या कितनी बार इनहिबिट हो गए, तो हमेशा चाह रहा है कि सांस लें, यही तो रोक रहा है इसे, यानी यही डिसाइड कर रहा होगा रेट ऑफ ब्रीदिंग को। इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। इसीलिए बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसे, इसीलिए। समझ में आ गया? चीफ सेंटर ऑफ रिस्पिरेशन ही है, लेकिन रिस्पिरेशन आप कितनी बार करेंगे, ब्रीदिंग कितनी बार करेंगे, कौन डिसाइड करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसीलिए इसे स्विच ऑफ भी बोलते हैं, स्विच ऑफ काज करता है। अब सोच रहे होंगे कि चलो भैया ये बात तो समझ में आ गई,
इंस्पायरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात समझ में आ गई। ये एक्सपायरेटरी सेंटर वाले भाई साहब का क्या काम है? हम तो समझ रहे थे आज तक कि एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां तो आपने कुछ बताया ही नहीं। ये कब जिंदा होते होंगे, इनका खून कब खौलता होगा, इनका काम कब लेते होंगे हम? तो समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने सांस लेना शुरू कर दिया, तो थोड़ा एल्वोलाई पे भी ध्यान देते हैं। हमारी एल्वोलाई की सेप्टाबल वाल्व होती है और एल्वोलाई का लंग्स वॉल्यूम फूलता होगा, सिकुड़ता होगा, फूलता होगा, सिकुड़ता होगा, फूलता होगा, सिकुड़ता होगा, ऐसे ऐसे होता होगा। तो हमारे एल्वोलाई की वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमने सोच लिया कि भैया आज पूरा हवा भर लेते हैं। तो जब हम हवा भर रहे हैं तो हमारे एल्वोलाई जो कि अभी तक फूल रहा था, सिकुड़ रहा था, अब तो कॉन्टिन्यूअसली फूले जा रहा है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर को लगेगा कि भैया बहुत हवा हो गई। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में होते हैं, ये सीएनएस से जुड़े होते हैं, ये पल पल की जानकारी दे रहे होते हैं हमारे ब्रेन को। तो जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर पे प्रेशर बढ़ेगा, सीएनएस के पास जाएंगे कि भैया आज बहुत खतरा होने वाला है। जैसे सीएनएस के बाद पता चलेगी, वैसे ही बोलेगा एक्सपायरेटरी सेंटर से कि तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर अपने से रिलेटेड मसल्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। इसलिए जब सांस कभी गहरी लेते हैं आप, तो देखिएगा उसको छोड़ने में आपके पेट के मसल्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एब्डोमिनल वॉल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल उस दौरान काम करते हैं। और ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है, रिसेप्टर्स और सीएनएस मेडिएटेड। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नीट में कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ऑपरेट्स ड्यूरिंग, कब ऑपरेट होता है? तो जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तब हमारे यहां हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ऑपरेट होता है। अदरवाइज जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे यहां जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वही कॉन्ट्रैक्ट कराता है और वहीं की मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो अगर ध्यान दीजिए, अभी भी न्यूरल दिख रहा होगा आपको, लेकिन सपोज करिए कि यही हाइड्रोजन हम निकाल दें, तो क्या आप सांस ले पाएंगे? ये पूरा प्रक्रिया हो पाएगा? एक एक्साइटेड फेज में आ पाएंगे? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा पाएंगे? नहीं। मिलके सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन केमिकल की इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपसे कोई प्रीफर करने को बोले कि न्यूरल या केमिकल, तो आप हमेशा केमिकल प्रीफर करोगे। अगर दोनों है दैट्स गुड, लेकिन इन दो ऑप्शन में से आपको एक पसंद करना हो तो आपका सही आंसर होगा केमिकल कंट्रोल, एंड दैट इज रेगुलेशन ऑफ आवर रिस्पिरेशन। देखिए बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये सब नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उतने बेस्ट तरीके से नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। अब बात आ गई रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। लास्ट टॉपिक है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर दिया हो जिसमें अस्थमा है। तो अस्थमा में होता क्या है? इसमें विजिंग मतलब होता है कि क्या होता है? एलर्जिक डिसऑर्डर है। क्या है? एलर्जिक डिसऑर्डर है, जिसमें विजिंग हो जाता है। और विजिंग सांस लेते हैं तो बहुत घरघराहट सी होती है, और इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है एंड ब्रोंक्यूल्स में। इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। क्या है? एलर्जी हो जाती है, तो पॉलन से, डस्ट से एलर्जी किसी किसी को हो जाए तो सांस लेने में समस्या फील होने लगती है। आप देख सकते हैं नॉर्मल तो आर्टरी की ल्यूमेन जो ये है, अस्थमेटिक कंडीशन में हमारे ल्यूमेन जो है ऐसी पड़ जाती है। ठीक है, तो ल्यूमेन जब कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है, हवा कम जाएगी तो सांस भी तो कम ले पाओगे, तो विजनिंग होने लगती है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? अस्थमा बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है इम्फाइसीमा। जो हमारी एल्वोलाई होती है उसमें स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है, तभी वो फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। लेकिन अगर सेप्टल वॉल ब्रेक हो जाए तो ये इलास्टिसिटी हमारे एल्वोलाई की कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं डैमेज ऑफ एल्वोलर वॉल, इट डिक्रीजेज द रिस्पिरेटरी सरफेस एंड मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। तो क्या है? इसे हम बोलते हैं इम्फाइसीमा बोलते हैं। सेप्टल वॉल कम हो जाती है, इलास्टिसिटी हमारे यहाँ एल्वोलाई की कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीज होती है हमें। फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट डिजीज है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सर्टेन ऑक्यूपेशन में काम करने वाले, सर्टेन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं, उनको हमेशा सलाह दी जाती है कि आप क्या करिए? मास्क लगाए रहिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कॉटन बन रहा हो, कहीं पे डस्ट जहां पे भी ज्यादा निकल रहा हो, जैसे सर्टेन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सो मच डस्ट,
like defense mechanism of the body cannot cope with this situation. Long exposure causes inflammation leading to the fibrosis, proliferation of fibrous tissues, it resulting in the lung damage. Workers in such industries wear to protect mark like इसमें होता है सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि लंग्स में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे, डेफिनेट सी बात है जहां हवा भरनी थी वहां कूड़ा भर लिए तो सांस लेने में समस्या फील होगा, एंड दैट इज ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, तो इतनी बातें जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।